खट्टी मीठी खबरों के साथ अब ये साल 2025 अलविदा होने को है। इस साल अमेरिकी टैरिफ, एफआईएस की बिकवाली, रुपए की कमजोरी, इन सब ने बाजार की परेशानी बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात ये रही कि नतीजों में सुधार के संकेत दिखे। एफआईएस की बिकवाली को डीआईएस ने संभाल के रखा, यूएस फेड और आरबीआई से रेट कट की सौगात मिली और कच्चा तेल हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा। और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स ने मोर्चा संभाला। अब सवाल यह है कि अगला साल बाजार के लिए कैसा रहेगा। मार्केट की चुनौतियों और अवसर पर बात करेंगे। 2026 के लिए कमाई की बड़ी थीम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी मौजूद हैं। विकास जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ के स्टूडियो में। 2025 काफ़ी यूनिक साल रहा। मतलब अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है मोर और लेस, लेकिन फिर भी बाजार में वो बुल मार्केट वाली फीलिंग नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हम बुरे फंसे हैं। ऐसा क्यों? अनुज, सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक मार्केट में फीलिंग है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आई थिंक पिछले वर्ष जो मिड एंड स्मॉल कैप में एक भयंकर तेज़ी आई थी, उससे एक शायद सितंबर लास्ट ईयर आते आते एक थोड़ा सा बबल का सा माहौल बन गया था। बहुत सारे जो जिनको मैं फैड सेक्टर बोलता हूँ, जो चलन में होते हैं, वो सेक्टर्स में फंडामेंटल से काफ़ी आगे बात निकल गई। वैल्यूएशंस का एक अलग ही माहौल बन गया था। तो जैसे थोड़ी सी अर्निंग्स टेपर हुई, माहौल सॉर्ट ऑफ सैनिटी आई, तो आई थिंक वहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो जनरली क्या होता है कि जो वाइडर मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो मिड और स्मॉल कैप में ही ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं, क्योंकि उनको फास्ट पैसा बनाना होता है। तो इसलिए जो और उनका ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर ये फैड्स वाले स्टॉक्स में ज़्यादा होता है। तो वो एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि अब तो जो पैसा नहीं बनता है तो लगता है कि पैसा नहीं बन रहा है, वाइल मार्केट ऊपर टिका हुआ है। पर अगर आप देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन भी हुआ है पिछले 12 से 15 महीने में। तो उसके वजह से बैंकिंग, जैसा ने आपने बताया कि एक सेक्टर ने काफ़ी लीड लिया है, तो उसकी वजह से इंडेक्स संभला हुआ है। सो नेट नेट आई थिंक ये हर साल, हर 3-4 साल से एक साल ऐसा आता है। आपको शायद याद होगा 2022 भी ऐसा एक कुछ साल था। 21 में बहुत भयंकर तेज़ी आई थी और 22 में यूक्रेन वॉर के बाद आई थिंक काफ़ी पेसिमिज्म था मार्केट ने। उस साल में रिटर्न्स हार्डली कुछ दिए थे। पर 23 का साल जो था बहुत अच्छा रहा। 24 का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहा। तो ये हर साल में साइकिल है, थोड़ी चलती रहती है। तो मेरे को लगता है 25 उस तरह का ही साल लगभग रहा है। 25 उसी तरीके का साल रहा है, बिल्कुल। लेकिन 25 में एक चीज़ है, अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन पर कुछ फ्लैश हो रहे हैं, जैसे पीएसयू बैंक्स अच्छे चले, मेटल्स में शानदार तेज कुछ सेलेक्टिवली मूव्स रहे, ओवरऑल बैंकिंग भी अच्छा चला, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा चला। लेकिन एक दो सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत तंग किया, जैसे कि आईटी, वहाँ पर काफ़ी करेक्शन आई। ऐसे कई इंडेक्स और स्टॉक्स थे जहाँ पर इस साल में चले नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 2026 2025 से बेहतर होगा, ये मान के चलें क्या? जी, मेरा बिल्कुल मानना है कि 2026-25 से बहुत बेहतर होगा। बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर होगा। उसका कारण ये है, अ, पिछले 12 महीने में आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं। लास्ट ईयर जो एक कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो डाउन होने का एक सबसे बड़ा कारण भी था कि हमारी एक मॉनेटरी टाइटनेस चल रही थी। पिछले गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने एक सिस्टम में रुपये को डिफेंड करने के लिए नेगेटिव सरप्लस डेफिसिट क्रिएट कर दिया था। 3.5 लाख करोड़ का डेफिसिट हो गया था। फिर जनरल इलेक्शंस आए तो वहाँ पे गवर्नमेंट रिलीज पेमेंट नहीं करती है, तो उसकी वजह से भी लिक्विडिटी स्क्वीज हुई थी। लोन की ग्रोथ को उन्होंने कम किया था। अगर आप देखेंगे तो ये नए आरबीआई गवर्नर्स जो साहब आए हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को काटा है, डेफिसिट को सरप्लस कर दिया है। One of the reason of rupee depreciating is also because he wants to keep the liquidity very strong in the system. ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज आई हैं, तो एक मॉनेटरी स्टिमुलस एट वर्क है। दूसरी तरह से आप देखें तो फिस्कल स्टिमुलस एट वर्क है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट कम किया है, जीएसटी रेट्स कम किया। तो यू हैव बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस एट वर्क, बट इट इज क्लाउडेड बाय lot of factors such as tariff war which is there, global context, currency. So मुझे लगता है कि आप जब इस बेस पे बैठे हुए और इस साल हम बहुत बड़े अंडर परफॉर्मेंस से भी बाहर हैं। अगर मैं इमर्जिंग मार्केट की भी बास्केट देखो तो इंडिया ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो आप वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिशा में बताते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बेहतर है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गया बिकॉज अर्निंग, और मुझे लगता है कि अर्निंग की भी ग्रोथ जो है अभी यहाँ से बेटर ही रहने वाली है। ये हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ 25-26 विल बी वेरी गुड ईयर फ्रॉम अर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड मार्केट के अंदर फेवर में है। ऑफकोर्स जो कुछ चिंताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो
AI बबल फूटेगा कि नहीं फूटेगा, वो सब की चिंताएं जो हैं वो हैं, उनका कोई आंसर नहीं है, वो अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कब वो फूटेगा। पर जहाँ तक भारतीय बाजारों की, भारत इकोनॉमी की एक स्थिति नज़र आती है, मुझे लगता है हम एक अच्छे कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं और 26 का साल 25 के साल से काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये ना आपने बात कही कि 2025 हमने इमर्जिंग मार्केट को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। इनफैक्ट इस लेवल की अंडर परफॉर्मेंस हमने लास्ट देखी थी करीब 20-22 साल पहले। उसके बाद नहीं देखी। 2022 में चलिए हम गिरे, लेकिन पूरा ग्लोबल मार्केट खराब था। इस बार कॉन्टेक्स्ट ये था कि ग्लोबल मार्केट इतना अच्छा रहा, गोल्ड सिल्वर ने इस तरीके के रिटर्न्स दिए, मैसिव बिटकॉइन ने इतने शानदार रिटर्न्स दिए। उसके बीच जब भारतीय बाजार कम चला या नहीं चला, खासतौर से लोगों के पोर्टफोलियो, कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत हुई। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है एफआईआई की सेलिंग का। अब एफआईआई की सेलिंग अगर आप देखें, ऑलमोस्ट दिन का 2000 करोड़ की एवरेज बन चुकी है। और एफआईआई की होल्डिंग जो है, एटलीस्ट जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वहाँ उस लेवल से अगर आप देखें तो मोर और लेस ऑल टाइम लो पर आ गई है। 14-15% के करीब उनकी होल्डिंग रह गई है। तो टू पार्ट क्वेश्चन, ए, इतनी सेलिंग क्यों आ रही है एफआईआईस की, और बी, क्या उसका कुछ रिवर्सल के चांसेस हैं, या फिर अभी हम मान के चलें कि उनके पास अब और मौके हैं, वो वहीं पर रहेंगे और हमको इससे कंटेंट होना पड़ेगा कि एफआईआईस नहीं आएंगे हमारे यहाँ। नहीं, सी इसको आपको बहुत समझना पड़ेगा। देखिए, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट बास्केट। इंडिया एक स्टैंडर्ड और एसेट क्लास नहीं है। तो जब जब एक 30-40 साल पुरानी टेम्पलेट है ये, जब जब फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तब तब वो एलोकेटर्स होते हैं, इमर्जिंग मार्केट में से पैसा निकालते हैं, राइट। तो जैसे पोस्ट कोविड थोड़े टाइम बाद में यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया, तो इमर्जिंग मार्केट में से फ्लो गए। चूंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट बास्केट, फ्लो हमारे यहाँ भी जाने पहले 2 साल में जब बढ़ रहा था, तब इंडिया से फ्लो आउटफ्लो कम हुआ, क्योंकि इंडिया ओवरवेट था। सो आप देखेंगे तो 23 तक इंडिया वाज अ वेरी बिग ओवरवेट इन द इमर्जिंग मार्केट बास्केट, टू द एक्सटेंट 25% वेट भी हो गया था कई फंड्स वगैरह का। और तब तक चाइना वगैरह इकोनॉमिक्स काफ़ी डोल्ड्रम्स में थे, किसी को कन्विक्शन नहीं था वहाँ पे डालने का। आप मिड ऑफ द 24 आइए तो आपको एक चाइना में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता हुआ लगा। तो जब आप कोई एक कंट्री में बहुत बड़ा ओवर वेट होते हो, तो अगर आपको उसको और दूसरे का अंडर वेट, उसको इक्वल वेट करना है, तो आपको नेचुरल है कि इंडिया से निकाल के वहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स का पीक कर दिया, अभी काटने की बात चालू कर दी। तो इन्फ्लो आना चाहिए, और वो इन्फ्लो आ भी रहा है इमर्जिंग मार्केट लेवल ऑन ए माइनर बेसिस। पर जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो हुआ वो 24 में और 25 में हुआ। तो इंडिया से ओवरवेट को कम करके चाइना में और दूसरी जगह पे उन्होंने अंडरवेट को इक्वल वेट किया। तो इस वजह से हमने आउटफ्लो देखा। मेरा ये मानना है कि अब वो एडजस्टमेंट मोर और लेस हो गया है। जैसे जैसे अभी इंटरेस्ट रेट यूएस में अगर कटने का माहौल बनेगा, तो आपको इमर्जिंग मार्केट्स के तरफ जो है काफ़ी इनफ्लो देखने को मिलेगा। इंडिया में भी उसमें उसका प्रोपोर्शनल फेवर आएगा। नाउ मैं इस बात की काफ़ी उम्मीद रखता हूँ कि 2026 के साल में हमको एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एफआई फ्लो देखने को मिलेगा। नाउ जो मैं सबको कहता हूँ कि भाई आप देखिए, अंडर परफॉर्मेंस में बैठे हो, अगर ये एफआई फ्लो आ गया, डोमेस्टिक फ्लो आ गया, तो मार्केट्स में, और अर्निंग ग्रोथ आ गई, तो मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो मेरे को ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन दिखता है, उसके वजह से मुझे लगता है 26 का साल शायद बहुत शानदार रहेगा। चलिए, एक और जो दिक्कत रही इस साल, हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो दिक्कत नहीं थी, बहुत लोगों का मानना था कि अगर अच्छा प्राइमरी मार्केट हो तो वो मार्केट के लिए लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन इस साल जिस तरीके से आईपीओ मार्केट रही, और साल एंड होते होते ऑलमोस्ट सारे आईपीओ डाउन अंडर हो गए, 1-2 आईपीओ को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं क्या उसने मूड बिगाड़ा, और प्राइमरी मार्केट ने जो लिक्विडिटी सकआउट की, क्या वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है? आप कह सकते हो। देखिए, ऐसा कोई आईपीओ में कोई किसी को फोर्स तो कर सकता नहीं है। तो आई थिंक आईपीओ आ रहे हैं और आने भी चाहिए इकोनॉमी में, मुझे उससे कोई बुराई नहीं है। बट येस, मैं भी ये फील करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ आईपीओ जो आते हैं अभी वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। बट या जितनी ज़्यादा पेपर सप्लाई होगी एट वन लेवल इज़ गुड, बट ओवर सप्लाई इज़ नॉट गुड। सो हमने देखा एक, बट गुड न्यूज़ इज दैट इतनी बड़ी ओवर सप्लाई भी एब्जॉर्ब हो गई, राइट। सो आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। एंड टुडे लॉट ऑफ आईपीओ प्राइसेस जो पहले शायद 100 रुपये पे 100 पे थे, आज शायद वो 70-80 पे हो रहे हैं। तो एक प्राइसिंग की सैनिटी आई है। आई थिंक थैंक्स टू लॉट ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग प्राइस डिस्कवरी, लॉट ऑफ सैनिटी हैज़ कम। सो मुझे लगता है कि ये पुल एंड पुश तो चलते रहेगा। स्ट्रक्चरली आई थिंक आईपीओ मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आने वाले समय में, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होती है, नई कंपनीज क्रिएट होती है और वो आईपीओ को एक्सेस करती है, तो और 5-7 हज़ार कंपनियाँ मुझे लगता है अगले 10 साल में इंडिया में आएंगी जो लिस्ट होंगी, क्योंकि ये कोई भी इवॉल्विंग इकोनॉमी की ज़रूरत है और नेचुरल आउटकम भी है। चलिए, अब बात करते हैं हम, आप कहाँ पर बुलिश हैं 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं? क्या कुछ आपने पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट किए हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर थीम्स जहाँ पर आप इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, पहले उनकी बात करते हैं।
तो आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जैसे फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस एट वर्क है, तो उसके दो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। एक तो बीएफएसआई स्पेस, होल स्पेस, जो काफ़ी हद तक ठीक भी कर चुका है, मुझे लगता है अभी भी आगे शानदार परफॉर्मेंस की इसकी एक अच्छी जर्नी बाकी है। दूसरा सेगमेंट जो है कंज्यूमर और कंजम्पशन, हम पिछले 5 साल से कंज्यूमर पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे, हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, पर पिछले 15 अगस्त के बाद में जब से प्राइम मिनिस्टर ने वो जीएसटी के कट की बात की, तब से हमने कंज्यूमर सेगमेंट में काफ़ी वेट बनाना चालू किया है, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो उसमें मुझे लगता है कि ठीक ठाक माहौल रहना चाहिए, एंड वी कंसिडर ऑटोमोबाइल्स पार्ट ऑफ द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। फॉर अस इट्स नॉट अ cyclical sector, it's a part of consumer discretionary. So I think automobile and consumer discretionary basket, I think should do well. Within automobiles, I think even CV cycle after a long time has come back. We are seeing, so I think that cycle also can do pretty well. So these are the two segments. Other than that, I think you will see related ancillary sectors, whether it is auto component within manufacturing, very large basket. If the trade deal gets done, then I think we'll see suddenly a lot of companies got beaten down. उनका एक हमें 26 में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके स्टॉक प्राइसेस जहाँ टैरिफ से रिलेटेड थे 50-60-70% भी डाउन है कुछ कुछ केसेस में, तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कैसे अप्लाई करता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी ये इस फोकस नज़र है, बाकी तो सब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच होती है। बिल्कुल। अच्छा, ऑटो कंपोनेंट्स की बात की आपने, जीएसटी कट के बाद से मैसिव रैली आई सब में। हीरो मोटो को आपने लीड किया, उसको अशोक लेलैंड ने लगातार ऑल टाइम हाई लगाए, आयशर, बजाज, सब में बहुत अच्छे मूव्स आए, और वो जो 1-2 मंथ के डेटा है उन्होंने क्लियरली बताया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क बन रहा है यहाँ पर कि वो सिर्फ एक 2-3 महीने का एक पेंटअप डिमांड थी, जिसका एक आपने इम्पैक्ट देखा। क्या उस चीज़ का रिस्क रहेगा, क्योंकि ऑटोज में एक बड़ी रैली हो चुकी है, और क्या उस रैली के फेल होने के रिस्क रहेंगे यहाँ पर? देखिए, इतना बड़ा चेंज होता है, खाली पेंटअप डिमांड 2 महीने में नहीं जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा फर्क तो पड़ता है, पर आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हुई है, और अर्निंग्स तो बढ़ ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है ना, वेदर इट विल लास्ट 1 ईयर और 2 या 3 ईयर मुझे नहीं पता, वो हमको देखते रहना पड़ेगा। कंज्यूमर विद इन ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर से भी ज़्यादा मैं काफ़ी पॉजिटिव सीवी साइकिल पे हूँ। मुझे लगता है वो काफ़ी समय बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाई है, तो जो शायद उसका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी से, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा लेवरेज है, और डिसिप्लिन सेक्टर में बहुत अच्छा है अभी, तो उस सेगमेंट पे विद इन दैट ऑल्सो हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, वो आई थिंक सीवी साइकिल के लिए सीवी स्टॉक्स और सीवी फाइनेंसिंग स्टॉक्स सभी अच्छा कर रहे हैं। जी। आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, गिनती के 7-8 बैंकिंग स्टॉक्स होते थे। आज की डेट में ये यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, इसमें लेंडर्स हैं, नॉन लेंडर्स हैं, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी स्पेस बन गई है। अब सारे के सारे बड़े एएमसीज लिस्टेड है, कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छा पैसा बना कर दिया है। विद इन बीएफएसआई आप ट्रेडिशनल बैंकों पर बुलिश हैं, या फिर ये जो सेलेक्ट जैसे कैपिटल मार्केट थीम है यहाँ पर बुलिश हैं? जी देखिए, पूरी बास्केट अच्छी कर रही है, राइट। अभी ना आपको इंटरमिटेंट साइकिल्स प्ले करनी पड़ती हैं, तो हम लोग पिछले 12 महीने से एनबीएफसी, पीएसयू बैंक्स पे काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। हमारा व्यू ऑन इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो काफ़ी, हमारे कुछ भी ओन ऑल्सो सम स्टॉक्स, वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव है। हमने पिछले 12 महीने में कैपिटल मार्केट थीम को अवॉइड किया था। अवॉइड किया? हाँ, क्योंकि हमें लगता था कि उसमें थोड़ा ओवर एक्सुबरेंस हो गया था, तो हमने उसको अवॉइड किया था। तो आपको देखिए, ये मतलब अगर मैं 10 साल का व्यू लूँ तो सब अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जैसे $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन होगी, ये सब के सब बेनिफिशियल रहेंगे, राइट। बट एक उस लंबी साइकिल में भी इंटरमिटेंट साइकिल्स आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन, जो आपको एज ए एक्टिव इन्वेस्टर मैनेज करना पड़ता है। तो हमें लगता है कैपिटल मार्केट प्लेयर्स में थोड़ा सा एक चैलेंज था, जो और हम इवैल्यूएट करते रहते हैं। एएमसी इज़ अ वेरी बिग थीम, क्योंकि स्ट्रक्चरली पॉजिटिव थीम है ना। ये हो सकता है 1 साल कम पैसा बने, 1 साल ज़्यादा बने, पर स्ट्रक्चरली बड़ा पैसा बनेगा। तो ये पूरी बास्केट अगर आप एक 10 साल का व्यू लें तो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि जैसा आपने बोला 20 साल पहले कुछ लोग थे, और आने वाले 10 साल में कुछ नए लोग और आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होती है वैसे वैसे नए प्लेयर्स आते हैं। जैसे भी कोई प्राइवेट इक्विटी फंड लिस्ट होने की बात चल रही है, जो पहले कभी था ही नहीं। सही बात है। तो आपको ये तो बहुत लंबी जर्नी है, जिसमें नए नए सेगमेंट्स और इमर्ज होंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। प्राइवेट अच्छा, आपने एआई बबल फूटने की बात की कि ये अगर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, कितना बड़ा रिस्क है ये मार्केट के लिए? और उसी से रिलेटेड सवाल, अमेरिकन आईटी कंपनीज ने शानदार रिटर्न जनरेट किए, हमारी आईटी कंपनियों में बहुत बुरा सीन रहा है पिछले कुछ समय से। क्या ये रिवर्सल के साइन हैं 2026 में?
देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि बबल कब ब्रेक होगा। सी ये तो सेंटिमेंट्स जो एआई यूएस में एआई का जो चल रहा है, जहाँ पे हर क्वार्टर में एआई कंपनीज का वैल्यूएशन डबल हो रहा है। मैं आपको शायद एक मेमोरी लेके जाऊंगा कि बाइजू का वैल्यूएशन हर क्वार्टर में डबल होता था, राइट, एंड वी सो द आउटकम, राइट। सो ऐसा कभी होता नहीं कि हर क्वार्टर में कभी 25 से 50 बिलियन डॉलर हो गया और सडनली कंपनीज बिकम दो वैल्यूएबल, राइट। सो हर तरह से एक साइन तो लग रहा है कि पर वो क्या होता है कि वो कब फूटेगा किसी को पता नहीं होता है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि उससे बजाय हमें ये समझे, अगर थोड़ा समय है तो आपको एक लंबा आंसर दूंगा इसका, हाँ, बिल्कुल। कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इंपैक्ट होता है। कल को मान लीजिए ऐसा कुछ एक वहाँ पे क्रैश होता है या बबल बस्ट होता है, तो 2008 जैसी सिचुएशन बन सकती है क्या। तो 2008 में अगर आप देखेंगे यूएस में मॉर्गेज क्राइसिस था, इंडिया में तो मॉर्गेज क्राइसिस नहीं था, तो फिर हमको उसका इंपैक्ट क्यों आया। इसको आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको आज पता चलेगा उस टाइम पे क्या था कि हमारे मॉर्गेज क्राइसिस नहीं होते हुए हमने इंपैक्ट किया, क्योंकि हम उस समय जितनी भी भारत की कंपनियां थी उन्होंने कुछ ना कुछ ग्लोबल एक्विजिशंस किए हुए थे बाहर लेवरेज लेके। टाटा ने जेएलआर, कोरस, हिंडाल्को ने नोवेलिस, भारती ने एमटीएन एंड मेनी सच, उन्होंने बाहर बोरो किया था 9-9, 10-10 बिलियन डॉलर के एक्विजिशन। तो जैसे ही वहां पे कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऊपर गई, लिक्विडिटी स्क्वीज हुई, डोमेस्टिक बैलेंस शीट स्टार्टेड अपीयरिंग बैंकरप्ट एंड वीक सडनली आपके, सो उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक कंपनियों की सद्धरता पे आ गया, सॉल्वेंसी पे आ गया। उस दूसरा में उस समय की बैंकों में जैसे आईसीआईसीआई बैंक की 30% बैलेंस शीट बाहर थी, तो अगर आपकी 30% बैलेंस शीट स्ट्रेस में आती है तो आपकी ऑब्वियसली डोमेस्टिक बैलेंस शीट सडनली स्ट्रेस, तो आपका बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेन में था, कॉर्पोरेट सिस्टम स्ट्रेन में हो गया, एंड ईसीबी बोरोइंग बहुत हाई थी। अब फास्ट फॉरवर्ड आज देखिए, हमारी कोई बड़ी कॉर्पोरेट की बाहर कोई लेवरेज नहीं है और न कोई एक्विजिशंस है, बैंकिंग सिस्टम की बाहर कोई एक्सपोजर नहीं, आईसीआईसीआई बैंक का शायद 2% से ज़्यादा कम एक्सपोजर बाहर है, हमारी ईसीबी बोरोइंग नेग्लिजिबल है। तो अगर वहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उसका इम्पैक्ट सेंटिमेंटली हो सकता है फॉर सम टाइम, बट इकोनॉमिकली बहुत लिमिटेड रहेगा। और जैसे हम ये समझें तो हमको एआई बबल से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तब ये लगेगा कि भाई हो सकता है मेरा मार्केट 5% घुस जाए अगर यूएस में कुछ होता है तो, बट स्ट्रक्चरली ये नहीं रहेगा कि कोई कम बैक हो सकता है। छुट्टी पे तो चिल। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। एक मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी थीम थी पीएलआई से रिलेटेड ईएमएस स्पेस, और ईएमएस स्पेस में स्टॉक्स में 100 गुना तक पैसा बना। लेकिन ये साल एक क्या रियलिटी चेक का रहा, और क्या ईएमएस की स्टोरी खत्म हो चुकी है या फिर ये एक मौका दे रही है आपको री एंट्री करने का। आपका टाइमिंग अलग हो सकता है, लेकिन अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो क्या व्यू रहेगा यहाँ पर। तो देखिए अनुज, आई थिंक एक EMS इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो लाइक हम पिछले 12-18 महीने में कोई EMS स्टॉक हमारे पास नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमको लगा कि ये सब जो आप देखें सारे EMS कंपनीज का मार्केट मार्जिन है 5 से 8%, 9%, 10% की रेंज में। इस वाइल देयर इज नो डाउट एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ है, बट इस तरह की कंपनियों को 70-80-100 पी मिलना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। और जैसे इस तरह का वैल्यूएशन होता है, कंपटीशन आना चालू हो जाता है सिस्टम में। सो कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज इंक्रीजिंग। एक टाइम था सप्लाई द स्कैरसिटी प्रीमियम मिलता था इन कंपनी को, कोई 2-4 कंपनियां ही थी, तो आपको मोर कंपनीज आर अवेलेबल, ग्रोथ इज सॉर्ट ऑफ देयर, बट दैट विल ऑल्सो टेपर ऑफ। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, और शायद और होगा ये, क्योंकि ये सब बिजनेसेस इतने हाई वैल्यूएशन के डिजर्विंग बिजनेसेस नहीं हैं। तो इसलिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड हमको इसमें फेवरेबल नहीं लगता है। आपको इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी चीज़ है आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि फ्यूचर लुकिंग होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते हैं कि 100 से 50 करेक्ट हो गया तो लगता है अच्छा है, जरूरी नहीं है 100 का पी 50 आया तो 50 भी हाई पी है, राइट। तो हेंस मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल कंपनी को समझ के रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। ये सेगमेंट हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। ओके, अभी अवॉइड कर रहे हैं। डिफेंस में आपने बड़ा पैसा बनाया, हालांकि आपकी अप्रोच वो स्टॉक स्पेसिफिक रही थी। उस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी अच्छा पैसा बनाया, लेकिन डिफेंस एज ए थीम क्या अभी भी इंटैक्ट है, या फिर वहाँ पर भी अब लग रहा है कि बस हो गया। सी देखिए, डिफेंस फॉर श्योर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर, बड़ा 10-15 साल का व्यू तो है, पर वहाँ पे भी मुझे लगता है यूफोरिया ज़्यादा है। आप ये नहीं भूलते हैं कि सिंगल कस्टमर रिस्क है, इसमें डिले होते रहते हैं। कितनी कंपनी आपने देखी है कि 3-3 साल तक ऑर्डर नहीं आते हैं। तो एक द सेइंग कि बॉस आपका सिस्टम कैन, लाइक आई ऑलवेज से कि योर ब्यूरोक्रेसी कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। कंपनीज के पास वैल्यूएशंस का पेशेंस, अगर आप हाई वैल्यूएशंस पे करते हो, ग्रोथ नहीं आई तो करेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंस के अंदर अगेन इट्स इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक, यू हैव टू पे लॉट ऑफ अटेंशन। आज के टाइम पे यूफोरिया है, स्टोरीज बहुत बिक रही हैं, हर कंपनी अपने अंदर कुछ ना कुछ डिफेंस करके उसको पोजीशन करती है।
बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा, रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ कम है। इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कंपनी। इट्स वी हैव टू बी वेरी 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 सेलेक्टिव। ओके, एक आखिरी सवाल फिर 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं क्या? और क्या आपको लग रहा है कि इस समय कैश लेवल रेज़ करने की ज़रूरत है या फिर अगर कैश है तो इस लेवल पे डिप्लॉय करने की ज़रूरत है? जी, मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग में विंटेज बहुत बड़ा प्ले करती है। जैसे मैंने बताया 2022 में मैंने एक हमारे इन्वेस्टर्स को भी बताया कि 22 को बोला था कि जो अनसर्टेनिटी वाली विंटेज है, इट ऑलवेज गिव्स यू वेरी गुड आउटकम बिकॉज एवरीबडी इज बेरिश, एवरीबडी इज डिसहार्टेंड, नोबडी वांट्स टू डिप्लॉय कैपिटल। तो इन्वेस्टिंग में विंटेज का बहुत, आज भी आप देखेंगे इतना सब होने के बाद भी 22 का जो विंटेज है बहुत अच्छे से रिटर्न बना रहा है, राइट। तो मुझे लगता है 25 की जो विंटेज है वो बहुत अच्छी रहेगी। हम तो अभी फुल्ली डिप्लॉयड हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी फैक्टर्स, फिजिकल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस, वीक रुपी, एफआईज लो होल्डिंग, अर्निंग्स पिकिंग अप, ये सारे इतने अच्छे कॉन्फ्लुएंस बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अनलेस कोई, देखिए मार्केट में कभी कहना मुश्किल है कि ऐसा ही होगा, कहना बहुत, पर मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में है 26 एक अच्छा बनने के लिए। तो हम तो अभी फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। हम इन्वेस्टर्स को ये भी कहते हैं कि आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए। जब मेरे को कोई पूछता है कि एसआईपी करे कि तुरंत करें, मैं तो बोलता हूँ तुरंत कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा मार्केट कब फास्ट चल सकता है, राइट। मार्केट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सॉर्ट ऑफ प्लेइंग आउट। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लगता है। बाकी तो देखिए समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है। नहीं, बिल्कुल, और भगवान करे जो आप कह रहे हैं वो सही हो और 2026 में वही टर्न अराउंड हो जो 2022 के बाद 2023 में हुआ था। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये एक बहुत शानदार मौका होगा अगर ऐसा हो तो। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आपको और आपकी पूरी टीम को 2026 की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच अनुज, आपको और आपके सभी व्यूअर को 2026 एक सुखकारी, मंगलमय और प्रॉस्पर ईयर, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। चलिए, इस स्पेशल शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।